कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सियासत की दशा और दिशा तय करती है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, इसीलिए हर पार्टी इस रास्ते में अपनी सियासी गुंजाइश तलाशती रही है। इसी में एक नाम हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का भी जुड़ गया है। यूपी में चुनाव में भले ही अभी करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या यूपी में ओवैसी की राह इतनी आसान होगी? क्योंकि यूपी में हिंदुत्व की डोर को मजबूती से थामे योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में पहचान बनाने को बेताब असदुद्दीन ओवैसी हैं। सवाल यह है कि 2020 में यूपी के चुनाव में कौन किसे चुनौती देगा? क्या यूपी के 20% मुसलमान वोटर ओवैसी को कबूल करेंगे? 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के हर पहलू को सामने रखती यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे देश छोड़कर के चले जाएं। हम हिंदुइज्म के हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, कभी रहेंगे। हम हिंदुत्व के खिलाफ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए। यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता, मैं गुल्ला बोल रहा हूं। ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है, हिंदुओं को भगाएंगे आप? योगी का बार, ओवैसी का पलटवार, फिर एक बार ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2022 विशेष भाईजान का मिशन उत्तर प्रदेश। एक तरफ भगवाधारी योगी तो दूसरी ओर हैदराबादी भाईजान। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए। यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता, मैं गुल्ला बोल रहा हूं। तीखे वार होंगे, तकरार होगी, बार बार होगी। ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सुनो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। फर्क इतना होगा कि इस बार भाईजान की मजहबी तकरीरों का सेंटर चार मीनार का अहाता नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश होगा। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे तो योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी की सियासी अदावत पुरानी है, जिसकी झलक संसद से लेकर चुनावी मैदान में मिलती रही। पिछले 4 साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब हैदराबादी भाईजान और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखे जुबानी तीर चले। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बागडोर को संभालते हैं तो ओवैसी की तकरीरों में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हर तरह का दाव होता है। मुसलमानों उठो, अब
को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। वोट इस्तेमाल करो, वोट इस्तेमाल करो, पतंग के निशान पर वोट डालो। बचाना पड़ेगा इन दुनिया वालों को, बचाना पड़ेगा इन दुनिया वालों को। यही वो अंदाज है, ऐसे ही तो अल्फाज है जिनकी बदौलत ओवैसी खानदान की सियासत हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारों पर बुलंद होती रही है। यही तो होता है अक्सर। हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक मुश्त ठेकेदारी के मुगालते में रहने वाले ओवैसी खानदान के चश्मो चिराग असदुद्दीन ओवैसी सियासी जलसा जमाते हैं। अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तल्ख तेवर, चीखती जुबान और निशाने पर देश के हुक्मरान, सब सियासत का तकाजा है, क्योंकि ओवैसी हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का ख्वाब देखने लगे हैं, जिसमें एक हद तक कामयाबी भी मिलने लगी है। लेकिन अब बारी उस उत्तर प्रदेश की जहां की सत्ता पर भगवा पताका थामे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कि तुमको भगाएंगे भाई आप? हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है कि तुमको भगाएंगे आप? नहीं भगाएंगे, कोई भागने वाला नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसीलिए पूरा पश्चिम से होते हुए भाईजान की पतंग अब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM ने यूपी के लिए कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट कर यह ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा किसी और पार्टी से उनका अलायंस नहीं है। यानी ओवैसी ने यूपी में चुनाव से 7 महीने पहले ही अपनी उत्तर प्रदेश वाली राजनीति का खाका खींच लिया है। पुराने हैदराबाद की सियासत में ओवैसी खानदान की धमक पिछले 8 दशकों से रही है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद इनकी सियासत पूरे देश में परवान नहीं चढ़ पाई। हालांकि पिछले 1 दशक से ओवैसी देश के कई राज्यों में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ने का असली मकसद क्या है? पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने MP है? 542। कितने? जोर से बोलो। उसमें से 2 आपके हैं ना? ये 2 540 पे भारी पड़ जाते अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह की तकरीरों के बदौलत ओवैसी चार मीनार के अहाते से बाहर निकलकर देश के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाते रहे। कई राज्यों में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिमों के लिए एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश भी की है। ये नक्शा देखिए, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल तक ओवैसी खानदान की सियासत पंख फैला चुकी है। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, बिहार विधानसभा में भी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। बंगाल, आंध्र और तमिलनाडु में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में भाईजान अपनी सियासत तराश रहे हैं। इन सभी राज्यों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ओवैसी ने वहीं चुनाव लड़ा जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। ऐसे में जाहिर है कि यूपी में भी ओवैसी उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 130 से 135 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट निर्णायक साबित होता है। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने चंद महीने पहले पूर्वांचल में रैली की थी, जिसमें एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा था। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद
37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। असदुद्दीन ओवैसी को सियासत का 3 दशक से ज्यादा का तजुर्बा है। भड़काऊ तकरीरों पर मुसलमानों के जज्बात टटोलने का हुनर उन्हें अच्छी तरह आता है, क्योंकि इसी की बदौलत ओवैसी खानदान 7 दशक से पुराने हैदराबाद के एक इलाके में अजय बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी की यूपी में दाल गलेगी? यूपी का इतिहास देखें तो ऐसे पहले शख्स नहीं है जिन्होंने मुस्लिम ध्रुवीकरण के जरिए सियासी ताकत बनने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यहां की 20% मुस्लिम आबादी को ओवैसी अपनी तरफ लामबंद कर पाएंगे? यूपी के सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो भी ओवैसी के बारे में बहुत उम्मीद नहीं दिखती। पिछले कई चुनावों से यूपी के मुसलमानों का रुझान किसी को जिताने से ज्यादा बीजेपी को हराने पर केंद्रित रहा है। इसके अलावा यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी 2 ऐसे बड़े दल हैं जिनके एजेंडे में भी मुसलमान हैं। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मुसलमान मतदाताओं को साधने की अभी से तैयारियां कर ली हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने क्या कहा, खुद सुनिए। सेकुलरिज्म 2 किस्म का है भारत में, अनफॉर्चुनेटली। प्लीज बताइए। एक तो संविधान में सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होता है। तो जो संविधान के सेकुलरिज्म है हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हो जाता है ना कि आप मेरे साथ आए तो सेकुलर हैं, अगर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो ये कम्युनल हो गए। तो हमको बड़ा हमारी लड़ाई इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो ये तो चलता रहेगा, बट अलायंस किससे होगा देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मालूम हो जाएगा। अगर कोई कम्युनिटी कंसिस्टेंटली बीजेपी को अपोज कर रही है जनसंघ के ज़माने से, और कोई कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस अपोजिशन की वजह से, चाहे वो राइट्स में हो या स्ट्रक्चरल जो एम्पावरमेंट डिसएम्पावरमेंट करने के लिए काम किया गया, तो यही कम्युनिटी का हुआ है, दलित और मुसलमान का, आदिवासियों का। तो अब ये तो इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए ना, मुझसे सवाल करने से जवाब क्या। ओवैसी को भले ही यूपी में कामयाबी का भरोसा हो, लेकिन इस बात का एहसास उन्हें भी बखूबी है कि सिर्फ भड़काऊ भाषणों की बदौलत यूपी की राजनीति में पैठ जमाना आसान नहीं होगा। इसीलिए ओवैसी इन दिनों अपनी तकरीरों में मुसलमानों के साथ दलितों का जिक्र करना नहीं भूलते। मिस्टर मोदी, मिस्टर बीजेपी, मिस्टर आरएसएस, मिस्टर शिवसेना, मिस्टर कांग्रेस, मिसिस कांग्रेस ऑल्सो, एंड एवरीवन जो दलित मुस्लिम आदिवासी पे जुल्म कर रहे, सुनो, इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अभी बीच में नहीं बोलना, ए बंद करो। एक आदमी बोले बात से बीच में नहीं बोलना। पहले मेरे को नोटिस दिया, तुमको भी दे देंगे। ओवैसी जानते हैं कि अकेले मुसलमानों के वोट से यूपी में सियासी मंजिल नहीं पाई जा सकती, इसलिए MD यानी मुस्लिम दलित फॉर्मूले पर नजर है। वैसे मुस्लिमों और दलितों को जोड़ने की कवायद ओवैसी ने गुजरात निकाय चुनाव में भी की थी, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। यूपी में 20.7% दलित आबादी है, जो इस राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। इन सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में है। दलितों को बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले 3 से 4 साल में ये वोट बैंक बीएसपी से छिटकता हुआ दिखा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने एससी के लिए रिजर्व 85 में से 69 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 39.8% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी को 7 और बीएसपी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे कि दलित वोटों को साधने के लिए ओवैसी की पार्टी बीएसपी से गठजोड़ कर सकती है, लेकिन मायावती ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी की बातचीत ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM
यूपी विधानसभा चुनाव ओपी राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर लड़ेगी। दिसंबर 2019 में ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा गठन किया था। तब इसमें 5 दल शामिल थे। इस वक्त इसमें 8 दल शामिल हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा दल इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि ओवैसी की राहें उत्तर प्रदेश में कितनी आसान होंगी। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि यूपी में 4 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 4 साल के कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू रूप से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की कामयाब कोशिश की है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जिस मुस्तैदी के साथ योगी आदित्यनाथ निपटे हैं वो एक मिसाल बन गया है। इसीलिए बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में वापसी का भरोसा है। साथ साथ थे, साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। और कोई भी दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, दीवार को ढा देंगे। और बाकी आला कमान तय करेगा आगे का जो होगा 2022 मैंने कहा ना, हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। कोई सवाल ढा देंगे जो भी रास्ते में जो कोई दीवार खड़ी करेगा उसको ढा देंगे। और बाकी आला कमान तय करेगा 2022 में हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। 2017 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से पीएम मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम पर लड़ा गया था, लेकिन 2022 का चुनाव योगी के नाम और काम पर लड़ा जाना है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां भी हैं। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो मुसलमानों का भरोसा जीतना पहली चुनौती है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी चुनाव में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में वोटर किस करवट बैठता है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि 2022 का चुनाव यूपी में बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।